जी नमस्कार। मैं आज आप सबसे कल के विषय से जुड़ता हुआ लेकिन एक भिन्न प्रकार की बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भारत में माध्यमिक शिक्षा और उसके मूल्य की चर्चा मैं आज आप सबसे करूँगा और पुस्तकीय बातें, किताबों में लिखी गई बातें या जो कल चली आ रही है उसी को लेकर आज हम कुछ उलटफेर कर देते हैं, कुछ नई बातें जोड़ घटा देते हैं। शिक्षा का कार्य और व्यवहार वास्तव में ऐसे चलता नहीं है और इसलिए जब हम इन सब बातों का विवेचन विश्लेषण करते हैं और शिक्षा जैसे ज़रूरी विषय की तह में और गहराई में जाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि शिक्षा को लेकर हम कितने सचेत और सन्नद्ध हों। किसी भी समाज और किसी भी देश में शिक्षा और स्वास्थ्य यदि सर्वोच्च प्राथमिकता पर नहीं है तो इसका आशय है कि हम कहीं न कहीं त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं और उद्देश्य से भटक रहे हैं। एक बहुत सहज और सामान्य बात है कि शिक्षा में यदि आपको मूल्य की स्थापना करनी है, माध्यमिक शिक्षा की कुछ मूलभूत बातों पर हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। यदि मूल्य की स्थापना करना है तो सीधी और सपाट बात है कि आपको प्राथमिक शिक्षा को माँ और माँ की कोख से अलग नहीं करना चाहिए। कोई भी नीति, नियम, योजना, कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जब भी आप बनाएं, उसके क्रियान्वयन का जब भी उपाय सोचें तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि इससे व्यक्ति की माँ जो होती है, जननी जो होती है, उसकी कोख, उसकी ममता से भिन्न अलग करके कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। मूल में, केंद्र में उसको रखिए और फिर दुनिया की जितनी भी चीजें उसमें जोड़ सकिए वो जोड़ने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मूल केंद्र बिंदु उससे भटकाव न हो, इसकी समुचित चिंता आपको करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार मां से अलग प्राथमिक शिक्षा का कोई अस्तित्व और मूल्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो माध्यमिक शिक्षा है उसको उस व्यक्ति के जन्म स्थान से अलग करने का कोई अर्थ और मूल्य नहीं होता। वह कहां पैदा हुआ है, किस समय पैदा हुआ है, उसको केंद्र बिंदु में रखकर आप पाठ्यक्रम निर्माण करिए, आप नीति, नियम, योजना बनाइए, चाहे जो करिए। दुनिया की सारी सिलिकॉन वैली को उससे जोड़ दीजिए आप पूरी तरह। आप जो भी शिक्षा देना चाहिए, तकनीकी शिक्षा, कौशल आधारित से जो भी देना चाहिए सब दीजिए, लेकिन उसकी जन्म स्थान को उससे जोड़ कर रखिए। उच्च शिक्षा के लिए व्यक्ति को उसके देश से जोड़ कर रखिए। उसके देश से उसको अलग मत करिए, उसके देश और उसके काल से उसको अलग मत करिए। प्राथमिक शिक्षा में मां से अलग मत करिए, माध्यमिक शिक्षा में जन्मभूमि, जन्म स्थान से अलग मत करिए और उच्च शिक्षा में उसको उससे देश से तोड़ने, कोई भी शिक्षा का ऐसा कार्य मत करिए कि जिससे वो मां से टूटकर अलग हो, वह अपने जन्म स्थान से टूटकर अलग हो, वह अपने देश से टूटकर अलग हो। कोई भी परिस्थिति ऐसी मत पैदा करिए आप। यदि आप ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं तो आप उसके वयस्क होने पर, उसके गृहस्थ जीवन में आने पर उससे इस बात की अपेक्षा आपको छोड़ देनी पड़ेगी कि वह बड़ों का आदर कैसे करता है, उसके जीवन का संस्कार क्या है, वह व्यभिचार में कितना लिप्त है, अपराध में कितना लिप्त है, आतंकवाद में कितना लिप्त है, वह देशद्रोही है कि नहीं, समाजद्रोही है कि नहीं। इन सारी चीजों का आप मूल्य छोड़ देंगे। आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यदि उसको मां से काट देंगे, यदि उसको जन्म स्थान से काट देंगे, यदि उसको उसके देश से काट देंगे।
इन तीनों स्तरों पर इन तीनों के को केंद्र में रख के आपको कोई बात करनी पड़ेगी। आप बाकी चाहे जो बात करिए, लेकिन केंद्र बिंदु यही तीनों होने चाहिए। और इसीलिए जब भारत में, और इसको मैं किसी पुस्तक का उल्लेख करके नहीं कह रहा हूं, जिस भी प्रकार से इसकी आप तफ्तीश करना चाहिए कर लीजिए, भारत में जब ये कहा जाता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को स्नेह देना चाहिए, मूल्य का आरंभ यहीं से होता है। और यह यदि आरंभ हो गया तो मूल्य अपने सर्वोच्च बिंदु पर अनिवार्य रूप से पहुंचता है। बड़ा कौन है? तीन तरह से बड़े होते हैं लोग। एक जो आपसे ज्ञान में बड़ा है, दूसरा जो आपसे आयु में बड़ा है, और तीसरा जो आपसे पद में बड़ा है। वह पद कैसा भी हो, क्योंकि समाज, प्रकृति और सृष्टि ने, समूची सृष्टि ने पदानुक्रम की एक निश्चित व्यवस्था बनाई है। यानी हमारा कोई बाप होगा, हमारे बाप का कोई बाप होगा, हमारे बाप के बाप का कोई बाप होगा। एक पदानुक्रम, एक सीढ़ी, एक चरण बनाया। महाभारत में जब बचपन में अर्जुन कहते हैं हे तात भीष्म पितामह को, दुर्योधन कहते हैं हे तात, तो वो कहते हैं पुत्र मैं तुम्हारा तात नहीं, मैं तुम्हारे तात का तात हूं। इसका अर्थ है कि मेरा जो पदानुक्रम है वह पदानुक्रम तुम्हारे पिता से भी ऊपर है। यह जो पदानुक्रम है, यह पदानुक्रम तय करता है कि जो आपसे ज्ञान में बड़ा है, जो आपसे वय में, आयु में बड़ा है, जो आपसे पद में बड़ा है, वह पद चाहे प्रशासनिक पद हो, चाहे आपका सामाजिक पद हो, चाहे आपका पारिवारिक पद हो, जो भी पद हो, वह पद के अनुसार आपको जो बड़ा है उसको आदर करना पड़ेगा। इन तीनों में जो छोटा है उसको स्नेह, प्रेम और दुलार करना पड़ेगा। जो बड़ा है उसको आदर करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, उसको प्रतिष्ठा देनी पड़ेगी। अगर यह आपको स्थापित करना है समाज में, किसी भी देश में, तो मूल्य की स्थापना स्वतः स्वाभाविक रूप से अपने आप होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब यह प्रवृत्ति व्यक्ति में जन्म ले लेती है तो वह अच्छे बुरे का भेद करना सीख जाता है। समाज में वह अपने निजी जीवन में भी अच्छे बुरे का भेद करना सीख जाता है। और यह मूल्य तब स्थापित होता है जब उस व्यक्ति की प्राथमिक शिक्षा का केंद्र बिंदु उसकी मां हो, माएं हो। उसके माध्यमिक शिक्षा का केंद्र बिंदु उसका जन्म स्थान हो, जहां उसने जन्म लिया, जहां वह पैदा हुआ है। उसकी उच्च शिक्षा का केंद्र बिंदु उसका देश हो, उसका राष्ट्र हो, जिस देश और राष्ट्र में उसने जन्म लिया है। तब इस प्रकार के मूल्य की स्थापना होती है। और यह मूल्य जब स्थापित होता है, स्थापित होने की जो प्रक्रिया का आरंभ है, वह आरंभ कैसे होता है? वह आरंभ होता है उस बच्चे के, उस शिशु के, उस नौनिहाल के जो पैदा हुआ है, उसके जीवन के पहले दिन से, गबल की गर्भ में रहने से ही आरंभ हो जाते हैं। उसकी शिक्षा, उसके जीवन के मूल्य आरंभ हो जाते हैं। उसकी उसी के अनुसार दिनचर्या बनती है और उसी के अनुसार उसकी जीवनचर्या का निर्धारण होता है, उसी के अनुसार उसके जीवन मूल्य का निर्धारण होता है। यह बात मैं बार बार कहता, यह भी एक क्रमिक चरण है जो नीचे से ऊपर क्रमशः उठता हुआ व्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता को स्थापित करता हुआ आगे जाता है। व्यक्ति की जहां जहां जिस मां की कोख में पैदा होता है, वहां से उसकी दिनचर्या बनती है, उससे उसकी जीवनचर्या बनती है, फिर उससे उसका जीवन मूल्य बनता है, फिर उससे उसके संस्कार का जन्म होता है, फिर उसके संस्कार से उसकी सभ्यता का जन्म होता है, उसकी सभ्यता से उसके संस्कृति का निर्माण होता है, उसकी संस्कृति से उसके धर्म का, उसके कर्तव्य का, उसके उत्तरदायित्व का निर्माण होता है। और तब वो समझता है कि मेरा परिवार के प्रति, माँ बाप के प्रति, भाई बहन के प्रति
पड़ोस के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति हमारा उत्तरदायित्व, हमारा कर्तव्य क्या है। शिक्षा में जो भी नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, जो भी पॉलिसी बनाने, योजना बनाने वाले, उसके क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं, वो अमेरिका देखकर, यूरोप को देखकर, दुनिया को देखकर नीति बनाने के विषय में दिमाग चलाना आरंभ करते हैं। उनके दिमाग और मस्तिष्क का आरंभ और शुरुआत यहां से यदि नहीं हुआ, उल्टी दिशा में यदि हुआ, तो कोई भी देश के तरक्की का, देश में फैली समस्याओं का, देश में फैले बुराई का कोई भी समाधान आप नहीं कर सकते। आप भ्रष्टाचार पर असंख्य भाषण कर डालिए, आप नैतिकता पर, जीवन मूल्य पर 1,00,000 भाषण कर डालिए और व्याख्यान दीजिए, लेकिन जब तक उसके मूल पर, उसकी वास्तविकता पर, उसकी तह में और उसकी सच्चाई में आप नहीं जाएंगे, तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप शुरू से ही व्यक्ति को, उसको नौकरी कैसे मिलेगी, वो कमाएगा कितना, कहां कमाएगा, क्या कमाएगा, उसको अपने आप में जीने के लिए आप शिक्षा दे रहे हैं। वो खुद में जीने के लिए आप विवश करते जा रहे हैं। उसको बताते जा रहे हैं कि कैसे तुम्हारा अपना जीवन ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, बाकी के जीवन का तुमको कोई मूल्य नहीं है। और इसीलिए जो ओल्ड एज होम में अपने माँ बाप को यूरोप और अमेरिका में भेज देते हैं, उनको यह नहीं पता होता है कि उस अवस्था में मुझे भी जाना है। और जो इमोशनल और मेंटल सेटबैक लगता है उस ओल्ड एज होम में जाने पर, उसका मूल्य और कीमत वो नहीं समझ सकते। और इसीलिए उनकी नेक्स्ट जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है, वह जनरेशन भी उस इमोशंस को, उस माइंडसेट को नहीं समझती, उस समझने की जरूरत नहीं महसूस करती। और वह जो इंडिविजुअल कैपेसिटी हो जाती है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति पनपती है, वह व्यक्तिवादी प्रवृत्ति व्यक्ति के मनोविज्ञान को कुंठित करती है। क्योंकि व्यक्ति स्वाभाविक और सहज रूप से, जीव स्वाभाविक और सहज रूप से सामाजिक प्राणी है। मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए, मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए, पशु पक्षी जीव जंतु भी लोक में और समाज में रहना चाहता है। आप एक बिल्ली जिस घर में पालतू है, एक कुत्ता जिस घर में पालतू है, वह जो आनंद का अनुभव करता है, सड़क पर घूमने वाला कुत्ता या बिल्ली उस आनंद और सुख का अनुभव नहीं करता। एक बैल या सांड जो सड़क पर घूमता है, उसके मनोवेग का, उसकी मनोवृत्ति का आप अध्ययन कर लीजिए। एकाकी जीवन यानी असाहचर्यपूर्ण जीवन कुंठा, हताशा, निराशा, अवसाद पैदा करता है, और वह अवसाद बहुत सारी समस्याओं की जड़ में शामिल हो जाता है। इसलिए हम भारत को दुनिया के चश्मे से जब भी देखना शुरू करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जहां कोरोना से संसाधन के अभाव के बाद भी सबसे कम लोग हिंदुस्तान में मर रहे हैं। इसका मूल्य भी आज यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसका मूल्य वास्तव में वही है। हमारी प्राचीन प्रणाली की जो शिक्षा, गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा है, उस गुरुकुल प्रणाली के मूल्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वह जो आत्मीयता, वह जो स्नेह है, साथ पढ़ने वालों के बीच परस्पर का स्नेह और आत्मीयता, जो गुरु उनको शिक्षा देता था, उसके प्रति स्नेह, समर्पण और आकर्षण, आज आप ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे रहे हैं कि पहले के समय में जब हम लोग पढ़ते थे तो गुरु ने कहा ये कुर्सी उठाकर यहां रख दो, तो गर्व का अनुभव होता था कि हमारे गुरु जी ने मुझसे कहा है ये काम कर दो। मेरा जरा ये काम आज अपमान समझता है विद्यार्थी, तौहीन समझता है। हम अपने बड़े के लिए, जो हमारा आदरणीय है, उनके लिए कुछ करना हमारे सम्मान और हमारे गौरव का विषय होना चाहिए।
इस मूल्य की स्थापना ये जो नए प्रकार की शिक्षा पद्धति है वो शिक्षा पद्धति नष्ट कर रही, समाप्त कर रही, शून्य कर रही है। हम अंग्रेजियत यूरोप और अमेरिका की तुलना करते करते हम इस स्तर पर पहुंच जाते हैं। यूरोप की जो स्थिति है, अमेरिका की जो स्थिति है, आप देखिए कि वो 35-40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर रहते हैं। वहां का सामान्य तापमान हम लोगों के तापमान से बहुत नीचे होता है। उनके यहां का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी नहीं होता जल्दी। उनके यहां टाई लगाना, गर्म कपड़े पहनना, गले बांध के रखना, ये उनकी सामान्य शिष्टाचार की पद्धति है, उनकी आवश्यकता है। हम यहां स्कूलों में बच्चों को टाई पहना के जेंटलमैन बनाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। वो प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार वो वहां पालन करते हैं, लेकिन वो ऐसा करते इसलिए मेरे यहां भी टाई चलनी चाहिए। और गर्मियों में पसीने से लथपथ बच्चे विद्यालय जाते हैं टाई बांधकर, और जैसे लगता है कि वो अब माइकल जैक्सन होने वाले हैं और पता नहीं क्या दुनिया में हासिल कर लेंगे। इस प्रवृत्ति को हमको रोकना पड़ेगा। कहां आप पैदा हुए हैं, कब आप पैदा हुए हैं, किसकी कोख में आप पैदा हुए, किस देश में आप पैदा हुए, इसको जब नहीं समझेंगे आप तो मूल्य नहीं समझेंगे आप। वो मूल्य का आरंभ होता है व्यक्ति की दिनचर्या से। हमारी दिनचर्या क्या है? अगर इसका पालन हम नहीं कर सकते तो चाहे जितने भी प्रकार की हम शिक्षा नीति बना लें, जितने भी प्रकार की हम विशेषज्ञता हासिल कर लें, उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हमको यह मानदंड बदलना पड़ेगा। किसी माध्यमिक विद्यालय में जाइए तो वहां तय होता है कि ये अर्थशास्त्र के लेक्चरर हैं, ये समाजशास्त्र के हैं, ये सोशल साइंस पढ़ाते हैं, ये इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ये हिंदी पढ़ाते हैं, ये संस्कृत पढ़ाते हैं, ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये बायोलॉजी पढ़ाते हैं। इंटरमीडिएट में शिक्षा देने के लिए इन सारे विशेषज्ञों की जरूरत है, लेकिन उनकी जांच करने के लिए, उनका वेतन देने वालों के लिए, उनके लिए रेगुलेशन बनाने के लिए, उनके लिए नीतियों के क्रियान्वयन करने वालों के लिए किसी विशेषज्ञता की कोई जरूरत। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति भारत में चल रही है, यह कहीं नहीं चलनी चाहिए। हम शिक्षा के साथ जैसे जैसे खिलवाड़ करते हैं, हम अपनी संपूर्ण व्यवस्था के साथ मजाक करते हैं। हम चिकित्सा के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हम अपने संपूर्ण समाज के साथ, व्यक्ति के साथ, परिवार के साथ और समूचे देश के साथ मजाक करते हैं। और आप जब योग्य व्यक्ति नहीं आपके देश में, आपके समाज में रहेगा, निष्ठावान, समर्पण भाव वाला, त्याग के भाव वाला, कर्तव्यशील, कर्मठ, उत्तरदायित्व को ठीक से महसूसने वाला यदि आपके देश में नागरिक नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा, तो आप कुछ भी अच्छा सोचकर विचार कर क्या कर लेंगे? आपके कहने, सुनने, जानने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके ऊपर। आपको एकदम साफ साफ किसी भी व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए मूलभूत अवयवों के साथ उस व्यवस्था में, नीति में, कार्यक्रम में, योजना में संपूर्ण पारदर्शिता आवश्यक है। पारदर्शिता के लिए किसी व्यवस्था में, किसी भी नीति में, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी योजना में बनाने में और क्रियान्वयन करने में सरलीकरण बहुत आवश्यक है। और यह दोनों आप नहीं करेंगे तो आप पारदर्शी तरीके से कोई कार्य नहीं करेंगे। पारदर्शी तरीके से नहीं करेंगे तो शुचिता नहीं आएगी। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अब परीक्षा होगी। आपने एक परीक्षा लिया, दूसरी लेंगे, फिर तीसरी लेंगे, फिर चौथी लेंगे।
आप किसी भी स्टेज पर परीक्षा लेके सुचिता नहीं बना सकते। आप 50 परीक्षा लेके सुचिता नहीं बना सकते। आप पहली परीक्षा की व्यवस्था में यदि सुचिता नहीं ला सकते तो आप सुचिता कभी नहीं ला सकते। उसने जो परीक्षा हाई स्कूल में दिया, उसने जो परीक्षा इंटरमीडिएट में दिया, उसने जो परीक्षा स्नातक में दिया, उसने जो परीक्षा बीएड में दिया, उसने जो परीक्षा एमए में, एमएससी में दिया, एजी में दिया, कॉमर्स में दिया, उस परीक्षा की शुचिता केवल सुनिश्चित करिए। बाकी आपको किसी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आप संतुष्टि के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी हो जो उसका एक संक्षिप्त साक्षात्कार लेकर उसका एक संक्षिप्त मूल्यांकन कर ले, एक व्यवस्थित दृष्टिपात कर ले। अन्यथा उसकी पहली परीक्षा के भारांक के आधार पर तय करिए कि किसका चयन होना है, किसका चयन नहीं होना है। आप इतनी बोझिल प्रकार की परीक्षा और परीक्षा के लिए जो आवेदन करने की पद्धति है वो कितनी जटिल है। 2-2, 3-3 दिन एक युवा को एक फॉर्म भरने में आजकल ऑनलाइन लगता है। डॉक्यूमेंट जुटाने में उसको कितना समय लगता है, और उसके बाद भी कहा जाता है कि इसकी हार्ड कॉपी भी भेजिए, हार्ड कॉपी भी रखिए, सारे की फोटो कॉपी आप लेकर आइए। आप कितना बड़ा प्रदूषण फैला रहे हैं व्यवस्था के नाम पर। आप उससे केवल कहिए कि स्वहस्ताक्षरित आप इस एक पन्ने या 2 पेज का एक आवेदन पत्र है, इसमें इतनी जानकारी और सूचना आप भर के भेज दीजिए। और जब आपका साक्षात्कार होगा, उस साक्षात्कार के समय जो सूचना आप भरे हैं तदनुसार आप अपने ओरिजिनल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होंगे, और इस जो प्रपत्र में भर रहे हैं उससे उसका मिलान करके चेक किया जाएगा। यदि यह सत्य नहीं पाया जाएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप अनावश्यक 100-100, 200-200, 400-400, 500-500 पेज का आप आवेदन पत्र भराते हैं, 50-50 पेज का आवेदन पत्र ऑनलाइन भराते हैं। ऑनलाइन भराना प्रदूषण को और बढ़ावा देना है। पेपर आप भेजते हैं, आप क्लाउड को, पूरे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। आप क्या व्यवस्था बना रहे हैं? नीति नियम कार्यक्रम आप क्या बनाना चाहते हैं? आप जो पृथ्वी है, जल है, वायु है, इसको प्रदूषित करते करते आप थक गए। अब उसको, क्लाउड को, वायुमंडल को, जो इंटरनेट के का सिस्टम का क्लाउड है, जो वायुमंडल, उसको भी आप प्रदूषित कर रहे हैं, उसमें भी कचरा भर रहे हैं। उसकी आवश्यकता क्या है? आप उसको चेक कर लीजिए एक बार। वो 2 पेज का, 1 पेज का फॉर्म ऑनलाइन भर के भेज दिया, आप ऑनलाइन ही वहां चेक करिए। फिर हार्ड कॉपी आपको मंगाने की क्या जरूरत है? ऑनलाइन वहां आप देखिए, वो इसको चेक करिए, और जब वो साक्षात्कार के लिए जाए तो उसके 2 पेज का प्रिंट आउट उसके स्क्रीनिंग कमेटी को दे दीजिए। वो स्क्रीनिंग कमेटी उनके ओरिजिनल से उसका मिलान कर ले। जो चयनित हो जाएं उनसे कह दीजिए कि 1 सेट फोटो कॉपी आप यहां रिकॉर्ड के लिए दे जाइए, और जो गलत पाए गए उनको रखने और जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसी फॉर्म पर लिख दीजिए रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। व्यवस्था के नाम पर आप शिक्षा को ऐसा मकड़ जाल में, ऐसे क्या कहते हैं, क्लमजी सेटअप में फिट करते जा रहे हैं, जिसको समझते समझते ही आदमी अपने आधे जीवन को खपा कर नष्ट कर देता है। इतना कुटिल और इतने कठिन सिस्टम को बनाकर आप कोई पारदर्शिता नहीं ला सकते, कोई नैतिकता नहीं ला सकते, किसी मूल्य की स्थापना नहीं कर सकते, कोई पारदर्शिता नहीं ला सकते, कोई शुचिता नहीं बना सकते, कोई उत्कृष्टता का मूल्यांकन और उसकी स्थापना नहीं कर सकते। शिक्षा सर्वोत्तम तत्व है किसी भी राष्ट्र और समाज के लिए। शिक्षा का अर्थ ही होता है, शिक्षा का अर्थ होता है, उसमें अप्रत्यय लगता है, सीखना और सिखाना। क्या सीखना और सिखाना? सहजता, सरलता,
शुचिता, पारदर्शिता, ये सीखने सिखाने की चीज है। और आप कितने कठिन चीजें बनाते जा रहे हैं, इतनी दुरूह चीजें बनाते जा रहे हैं कि व्यक्ति उसमें उलझकर, परेशान होकर, दिग्भ्रम में पड़कर कुछ कर नहीं पाता। और बहुत अच्छे योग्य लोग केवल फॉर्म न भर कर पाने के कारण कहीं पहुंच पाने से वंचित हो जा रहे हैं। इस तंत्र को पूरी तरह बदल देने की एकदम आप नए तरीके से विचार करने की कोशिश करिए। किसी अंग्रेज ने, किसी यूरोपियन ने, किसी अमेरिकन ने कोई शिक्षा का मॉडल पेश कर दिया, कोई सिद्धांत बता दिया, तो कोई नियम बता दिया, उसको कोट करते करते आप मंच पर चढ़कर भाषण दे रहे हैं और उस भाषण के अनुसार अपने सिस्टम को बदलकर अपने देश का कबाड़ा और सत्यानाश कर दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा वास्तव में रीढ़ है। किस चीज की रीढ़ है? माध्यमिक शिक्षा ही वह सोपान है जिस सोपान से व्यक्ति ऊपर उठकर, चाहे वो तकनीकी शिक्षा में जाता है, उच्च शिक्षा में, पारंपरिक शिक्षा में जाता है, चाहे वो मेडिकल की शिक्षा में जाता है, इंजीनियरिंग की शिक्षा में जाता है, चाहे किसी भी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में स्पेशलाइज्ड पोर्शन पर, स्पेशलाइज्ड फ्रंट पर जाकर अपनी काबिलियत सिद्ध कर सकता है, अपने देश समाज के लिए योगदान दे सकता है। हम उस कार्य को नहीं करते। हम देख ही देखा जो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। इस समय वेबिनारों का इस चलन है और वेबिनारों में 50 से 60% वेबिनार जो हो रहे हैं, उन वेबिनारों में जो बौद्धिक देने वाले लोग आ रहे हैं, जो भाषण करने वाले लोग आ रहे हैं, आप उनके वक्तव्य सुन लीजिए तो 50% बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छी तैयारी से भी आने वाले लोग हैं, बहुत सूझबूझ और दूरदृष्टि वाले, मौलिक बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 50 से 60% ऐसे लोग हैं जिनकी बातें सुनकर हंसी आती है कि वो क्या बोल रहे हैं। वो प्रायः उनका पता चलता है कि उनका पद बोल रहा है, वे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बड़ी जगह पर हैं, बड़े पद पर हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। इन सब चीजों को हमको बहुत कड़ाई से और निर्ममता से, यदि हमको देश ठीक करना है, यदि हमको समाज ठीक करना है, हमको देश को प्रेम करने वाले नागरिक पैदा करना है, समाज को प्रेम करने वाले नागरिक पैदा करना है। आप देखिए, हिंदुस्तान में 5.5 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ लोग इस कोरोना महामारी में एक स्थान से दूसरे स्थानों पर गए हैं। यूरोप और अमेरिका में यह संभव नहीं था कि वो दूसरे स्थानों पर या अपने मूल स्थान पर वापस लौटते। मैं उनको प्रवासी और अप्रवासी नहीं कह सकता, जो यहाँ एक चलन शब्द प्रयोग आ गया है। ये प्रवासी अप्रवासी, माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन, इस तरह के शब्दों के भ्रम जाल में, कुटिल जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह गमनागमन का सामान्य प्रक्रिया के जीवन का हिस्सा है। माइग्रेशन एक सिस्टमेटिक एडवांस स्टेज है। उस स्टेज में जब कोई विस्थापित होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उस संकल्पना में जाने की जरूरत नहीं है। क्या यूरोप और अमेरिका में इतनी सहजता, सच्चरित्रता से किसी गांव में जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको क्वारंटाइन किया हुआ है, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, उस गांव का हर व्यक्ति चिंतित है कि फलाने आए हैं और उनको देखो भोजन गया कि नहीं, उनको भोजन गया कि नहीं, उनको भोजन गया कि नहीं। क्या यह यूरोप और अमेरिका में संभव है? मनुष्यता जिस दिन मिट गई, आप कोई भी विकास करके थक जाएंगे, आपके अस्तित्व को मिटा कर रख देगी। मनुष्यता का मिटना आपके अस्तित्व का मिटना है। मूल्य का मिटना मनुष्यता का मिटना है। मूल्य मिट जाते हैं तो मनुष्यता मिट जाती है। मनुष्यता जब मिटती है तो व्यक्ति का, समाज का अस्तित्व मिट जाता है, और व्यक्ति और समाज का अस्तित्व मिटता है तो किसी भी राज्य या राष्ट्र का अस्तित्व मिट जाता है। और राज्य और राष्ट्र का अस्तित्व जब मिटता है तो सृष्टि का विनाश होता है, पूरी पृथ्वी का नाश होना शुरू होगा।
इस बात को हमको समझने की शिक्षा के मूल्य को समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। लकीर के फकीर बनकर कट पेस्ट करके पीछे ऐसे चल रहा था इसलिए अब ऐसे चलना चाहिए, पीछे ऐसे चल रहा था इसलिए अब ऐसे चलना चाहिए। आप कोई आमूल चूल परिवर्तन कर देने की जरूरत है। हम अंग्रेजों ने जो हमें दे दिया उसी में हम कट पेस्ट करते आ रहे हैं लगातार। और इस नाते माध्यमिक शिक्षा वह सोपान है, वह कड़ी है जो ऊपर से नीचे जोड़ती है, नीचे से ऊपर को जोड़ती है। और यह बहुत कठिन हालत में है भारत में। और इस हालत में हमको केवल इस बात की ही चिंता नहीं करनी चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम क्या हो, माध्यमिक शिक्षा में मूल्यांकन कैसे हो, माध्यमिक शिक्षा में छात्र कैसे आएं, माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक कैसे आएं, माध्यमिक शिक्षा में छात्र का अभिभावक से संबंध कैसा हो, अभिभावक का अध्यापक से संबंध कैसा हो, अध्यापक का अपनी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंध कैसा हो, अध्यापक का अपनी सरकारी मशीनरी से कैसा संबंध हो। यह सारी चीजें आपको उस व्यवस्था में तय, ये वन वे ट्रैफिक आप नहीं लगा सकते कि ये वन वे ट्रैफिक है और एक तरफ से नीति कार्यक्रम चल रहा है, आपको उसको लागू करना है, आपको उसको पालन करना है बस। ऐसे ये शिक्षा भेड़ की तरह हाँकने की चीज नहीं है कि आप हाँकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप हाँक रहे हैं पूरे कार्यालय को। ऐसे नहीं शिक्षा चलती है। शिक्षा में स्वस्फूर्त प्रेरणा का भाव कार्य करता है। श्रेष्ठ मनुष्य, श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ मस्तिष्क का विकास करना शिक्षा का परम उद्देश्य है। आप केवल शिक्षकों को दोष देकर शिक्षा में सुधार नहीं कर सकते। शिक्षक आता कैसे है, शिक्षकों का चयन कैसे होता है। हमसे एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि शिक्षक ठीक काम नहीं करते। हमने कहा कि पिछली सरकारों में एक पुलिस वाले से आप अपेक्षा करते हैं कि चौराहे पर खड़ा होकर वो न्याय करेगा। उसने खेत बेचकर, गहना गिरवी रखकर, अपने दहेज पाए हुए पैसे में से इकट्ठा करके वो पैसा देकर और कांस्टेबल बना है। उसकी घर की जरूरतें हैं, उसके पिता ने कर्ज लिया हुआ है, उसने कर्ज लिया हुआ है, उसके माँ का गहना गिरवी है, उसकी पत्नी का गहना गिरवी है, तो वो पहले उसका इंतजाम करेगा कि आपके न्याय की व्यवस्था करेगा। इन मूल चीजों पर जब तक आपका ध्यान नहीं जाएगा तब तक आप किसी से अपेक्षा कैसे करेंगे। और आज भी हम शुचिता, पारदर्शिता के लिए प्रयत्नशील हैं। सरकार अच्छा कार्य भी कर रही है, लेकिन उसके सरलीकरण को लेकर कोई भी सचेत और सावधान नहीं है। हम इसमें भी परीक्षा कराएंगे, हम प्रिंसिपल में भी परीक्षा कराएंगे। हम प्रिंसिपल लोगों के लिए 5 साल बाद हर 5 साल पर नए प्रिंसिपल का चयन करेंगे। ये कि मजाक कर रहे हैं कि आप शिक्षा को ठीक कर रहे हैं। आप ट्रेनिंग की एक पद्धति अगर अपनाएंगे, शिक्षा में एक निश्चित नियम, संयम, नियम पाठ्यक्रम तय करेंगे और वह पाठ्यक्रम कंप्लीट पाठ्यक्रम हो कि व्यक्ति का, विद्यार्थी का एडमिशन की पद्धति क्या है उस पर भी आपको पाठ्यक्रम लगाना, मूल्यांकन की पद्धति क्या है उस पर भी आपको पाठ्यक्रम लगाना पड़ेगा। आप व्यक्ति के निजी जीवन का से जुड़ा पाठ्यक्रम आपको लगाना पड़ेगा। अब व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन से जुड़ा पाठ्यक्रम आपको लगाना पड़ेगा। व्यक्ति को केवल विषय वस्तु या सूचनात्मक अध्ययन करने के लिए पाठ्यक्रम चलाकर आप कुछ नहीं कर सकते। सूचनाएं तो बहुत जगह हैं, वो सूचनाएं आप प्राप्त कर लेते हैं और वही सूचना प्राप्त करके नीति नियम कार्यक्रम कट पेस्ट करके लगातार बनाए जा रहे हैं। उसमें मस्तिष्क और बौद्धिक क्षमता, दूरदृष्टि और विवेक का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि अनेक बार
व्यक्ति का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, व्यक्ति का जो समग्र विकास है, उसका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, यह जो विकास है, अनेक बार जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं, अनेक बार थोड़ा विलंब से वो विकास होता है। और इसलिए माध्यमिक स्तर पर जाकर ये बहुत सचेत, सतर्क और सावधान परिस्थिति रहनी चाहिए कि उसके उस विकास के मानदंड को ठीक से मूल्यांकन करके उसको सही दिशा दी जा सके। अनेक बार उसकी आरंभिक अवस्था की परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि उस बात को ठीक से समझ सके, जान सके। इसलिए हमारी जो प्राथमिक पाठशाला है, आरंभिक पाठशाला मां, उसको प्राथमिक शिक्षा का केंद्र बिंदु बनाइए। फिर उसके चतुर्दिक प्राथमिक विद्यालयों को घुमाइए। और एक बात बहुत ध्यान से सुननी समझनी पड़ेगी कि जितनी सरकार अदूरदर्शिता का पालन कर रही है, निजी क्षेत्र तो शिक्षा में ही हैं ही, इसीलिए अदूरदर्शिता का पालन करने के, वो आपको चूसने के, क्योंकि उनको पैसा इकट्ठा करना है, उनको शिक्षा नहीं देनी है, उनको संस्कार नहीं देना, उनको मूल्य की स्थापना नहीं करना है, उनको आपको टाई पहनाना है। और टाई पहनाते पहनाते ऐसा आपके अंदर आकर्षण पैदा कर देते हैं कि वो माएं भी बेचैन हो जाती हैं कि हमको टाई वाले विद्यालय में ही बच्चे को भेजना है। और बच्चा अप्रैल महीने में, वो बच्चा अगस्त महीने में, जुलाई महीने में टाई लगाए गर्मी से हांफते परेशान अवस्था में पहुंचता है। कहते हैं कि हम एयर कंडीशनर में पढ़ाते हैं, उसके हमको दिक्कत नहीं होती। एयर कंडीशनर भी एक कृत्रिम व्यवस्था है जो व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक क्षमता का ह्रास करती है। अनावश्यक एयर कंडीशनर की जरूरत क्या है? क्यों एयर? और सभी लोग उसको एफर्ट करने, वहन करने की स्थिति में नहीं है। आप उसको अनावश्यक महंगा क्यों बनाना चाहते हैं? शिक्षा और चिकित्सा 100% सरकार के हाथ में होनी चाहिए, दूरदृष्टा लोगों के हाथ में होना चाहिए, विशेषज्ञ लोगों के हाथ में होना चाहिए। विशेषज्ञता केवल प्रमाण पत्र से विशेषज्ञता नहीं होती, यह भी सत्य है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन कर देना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति आवश्यक है, अस्थायी नियुक्ति आवश्यक है। तदर्थ नियुक्ति, शिक्षा मित्र या अवकाश प्राप्त कर चुके लोगों की नियुक्ति, यह इतना रद्दी विचार है, इतना निम्न स्तर का विचार, इतना अदूरदर्शी विचार है कि उसका कोई हिसाब नहीं। इसका मतलब है कि आप अपने समाज को, आप अपने राष्ट्र को गटर में फेंकना चाहते हैं, आप उसका कल्याण नहीं करना चाहते। जिस विद्यालय में 1000 विद्यार्थी थे, वहां भी स्वीकृत 30 साल पहले, 35 साल पहले जो पद थे, आज वहां 2500 विद्यार्थी हैं, फिर भी वहां स्वीकृत उतने ही पद हैं। और पद ही नहीं है, उसमें से आधे अध्यापक अवकाश भी ग्रहण कर चुके हैं। कई विद्यालयों के प्रबंध समितियां 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए पर रखकर अध्यापक पढ़वाते हैं। आप अध्यापक पेशे को ऐसा कार्य, अध्यापक को ऐसा मूल्यवान बनाइए, ऐसा गरिमामय बनाइए कि उसमें आने पर गौरव का अनुभव करे। कोई दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होता है और नहीं कुछ मिला तो इसलिए मैं अध्यापक हो जाता हूं। इस तरह की प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल आपको बनाना पड़ेगा। आप किसी में लगातार कमियां तलाश कर, कमियां निकाल कर, कमियों को खोज कर आप उसका कल्याण नहीं कर सकते, उसका भला नहीं कर सकते। निजी क्षेत्र शिक्षा और चिकित्सा को नाश करने के लिए बहुत पर्याप्त है। और जितनी गिरावट आई है, जितनी कमी आई है, जितनी विकृति आई है, उस सब विकृति के पीछे
80% यही निजी क्षेत्र हैं। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वह लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण, कोई ऐसा निजी क्षेत्र का विद्यालय नहीं है कि जो अच्छे होनहार 100 या 200 300 बच्चों को हम फ्री में पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बच्चे बहुत मेरिटोरियस, बहुत योग्य, बहुत काबिल, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के हैं। इसका विचार करके कोई नहीं पढ़ाता। उनको सबको केवल और केवल पैसा चाहिए। इसलिए प्राथमिक शिक्षा पर बहुत सारी बातें छूट गई थी। कल मैं चर्चा उसकी करना चाहता था, आज मैंने कुछ बातों की चर्चा किया। कल इसी विषय को लेकर और विस्तार से हम आपसे चर्चा करेंगे। कल शाम 6 बजे अपने इसी फेसबुक लाइव पेज पर आपके लिए उपलब्ध होंगे। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करके, फॉलो करके हमसे स्थायी रूप से जुड़ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। हमारी फेसबुक वॉल यानी आईडी 2 है, उसमें दोनों में 5-5 हजार मित्र हो चुके हैं। बहुत लोगों के जो रिक्वेस्ट आते हैं, चाह कर भी हम उनसे स्नेहपूर्वक, आदरपूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि मैं चाह कर भी उनको शामिल नहीं कर पाता। हमारे इस पेज को वो लाइक करके, फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बातें हमारे तक पहुंचा सकते हैं और हमारी बात उन तक पहुंच सकती है। साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके उससे भी जुड़कर हमारी बातें वो पा सकते हैं और अपनी बातें हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तदनुसार हम अपनी बातों में उनको इनकॉर्पोरेट करके और फिर आगे बात बढ़ा सकते हैं। इतना निवेदन आज करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल पुनः आप सबसे इसी समय मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।